नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिसलेनियस फिजिक्स का जो मिसलेनियस है, जिसमें सभी टॉपिक्स जैसे हमने वीडियो बनाए हैं, जो भी सारे टॉपिक्स हमने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करे हैं, उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस छूट गए हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस नए वीडियो में लाए हैं। ये वीडियो आपको बेहतर लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो एक बार देख के जाएं। इसमें से बहुत ही अच्छा फंसेगा आपके लिए और कम से कम 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। पांचवी अवस्था, देखो चौथी अवस्था तो हमने प्लाज्मा पढ़ी थी, पांचवी अवस्था के बारे में कुछ गणना करी थी। पांचवी अवस्था के बारे में समझते हैं कि पहले तो जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, ठोस द्रव गैस, और चौथी अवस्था होती थी कौन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से हम लोग के तारे जो टिमटिमाते हैं उसके बारे में हमने देखा है। अब हम ये पांचवी अवस्था के बारे में किसी वैज्ञानिक ने जो है कुछ गणना करी थी, उसके बारे में समझते हैं। तो ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका जन्म जो है 1 जनवरी 1894 में कोलकाता में हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस जो है एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे, जो भौतिक मतलब फिजिसिस्ट थे। उन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। उन्होंने क्या किया था, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। बोस आइंस्टीन सिद्धांत उनके नाम पर उप परमाणविक कण बोसान को नाम दिया गया था। इन्होंने पांचवी जो अवस्था बताई थी वो कौन सी थी, बोसान। ये जो थी वो उप परमाणविक कण, जैसे एक परमाणविक कण होता है, परमाणविक एटम होता है ना, उसकी एक अवस्था बताई गई थी उप परमाणविक कण, है ना। ठीक है, उसको बोसान नाम दिया गया था। ये पांचवी अवस्था है किसी भी पदार्थ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म, प्रशीतक यानी कूलेंट की बात कर रहा है। ठीक ठीक है, तो कह रहा है कि प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। तो कूलेंट का कोई जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन ए निम्न क्वथनांक, ऑप्शन बी उच्च क्रांतिक तापमान, ऑप्शन सी बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखो प्रशीतक जो होता है यानी कूलेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ सभी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, निम्न क्वथनांक होना चाहिए, उच्च क्रांतिक तापमान होना चाहिए, बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होना है कि इसके बारे में समझते हैं कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। किसी प्रशीतक में अपेक्षित गुणधर्म निम्न क्वथनांक होना चाहिए, उच्च क्रांतिक तापमान होना चाहिए, बाष्पीकरण का उच्च गुप्त ऊष्मा निम्न क्वथनांक आदि होने चाहिए। अब इसमें क्या है, गुणधर्म कौन कौन से हैं, गुप्त ऊष्मा अधिक होना चाहिए। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जो है वो अधिक होनी चाहिए, जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए, क्रांतिक तापमान अधिक होना चाहिए, ऊष्म चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी उच्च होनी चाहिए, और रेफ्रिजरेंट का तापमान जो है कंप्रेसर के निकास में कम होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो उनका तापमान जो है वो कंप्रेसर के निकास में कम होना चाहिए। एसी जो है इसी वर्क पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र का पूर्ण रूप क्या है। लेज़र का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लेज़र पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन बी लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन सी लाइट एडिशन टू सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, तो लेज़र अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मेमन ने 1960 में की थी। लेज़र की खोज कब हुई? 1960 में। और इसका आविष्कार किया था किसने? आप जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, टी.एच. मेमन। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आपको वो सारे आरआरबी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ज़रूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा और आपके 4 से 5 नंबर निश्चित कंफर्म होंगे। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने इसीलिए रखी है कि आपने अगर पिछले प्री लिस्ट नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसे देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम जाते समय एक बार अगर आप देख लेंगे तो इसमें से बहुत कुछ फंसेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये क्या था कि ऊर्जा जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका खोज करी थी आइजैक न्यूटन ने। तो राइट ऑप्शन इज बी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर सूत्र आइंस्टीन ने दिया था। सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। आइंस्टीन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित कर यह सिद्ध किया था कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? देखिए, विराम जब कोई एक भौतिक विज्ञान फिजिक्स में कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी शाखा जो है विरामावस्था में, जब कोई पदार्थ होता है वो अगर स्टैटिक मौसम में पोजीशन में रखा हुआ है तो वो मतलब क्या नाम लिक्विड फॉर्म में होगा और जब वो मूव करेगा तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका। तो इसकी जो है ये गुणधर्म जो प्रदर्शित किया है ये कौन सी शाखा में है? तो ऑप्शन ए है प्रकाशिकी, ऑप्शन बी खगोल भौतिकी, ऑप्शन सी द्रव स्थैतिकी, ऑप्शन डी उष्मागतिकी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम तलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो तरल विराम अवस्था में होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं द्रव स्थैतिकी यानी लिक्विड स्टैटिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड स्टैटिफिकेशन कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? हिस्टोग्राम ग्राफ क्या होता है? हिस्टोग्राफ क्या होता है कि एक बहुलक होता है, ये एक माध्यम होता है या डिवाइस इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का ग्राफ समझिए इसको, ग्राफ होता है। इसमें क्या है, बहुत से आंकड़े होते हैं, इनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है ग्राफ के माध्यम से माध्यिका, ऑप्शन बी ग्राफ के माध्यम से समानांतर माध्य, ऑप्शन सी ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ऑप्शन डी ग्राफ के माध्यम से माध्यिका बहुलक और माध्य। तो हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिस्टोग्राम का उपयोग ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हिस्टोग्राम जो होता है वो एक प्रकार का ग्राफ है जिसमें आंकड़ों का विस्तृत अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानीदार तुला। कमानीदार जो तुला होती है, जैसे मतलब तराजू या तराजू जिसको कहते हैं वेट मशीन, ठीक है, उसमें जिसका उपयोग किया जाता सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले को मापने के लिए किया जाता है। कमानीदार तुला जो होती है वो किसके लिए, क्या नापने के लिए यूज़ होती है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी संवेग। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमानीदार तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, भार को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है यानी स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग बैलेंस होता है जिस पर बल लगाने का प्रसार होता है। जिस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं क्या, फोर्स नापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके उपयोग से एक वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? ऑप्शन ए स्टेरियोस्कोप, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन डी
स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो मेडिकल लाइन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। स्टेरियोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण, स्टेरियोस्कोप में क्या है, द्विम चित्र लेने के काम आने वाला उपयोग डिवाइस है ये, ठीक है। तो द्विम चित्र मतलब एक ही वस्तु के दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, ठीक है, किससे, स्टेरियोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस वैज्ञानिक का है, ठीक है। कौन सा कथन है, गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड आई विल मूव द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये जो कथन है यानी सेंटेंस है वो दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड कथन प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज के थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, क्या सिद्धांत दिया था इन्होंने, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, ठीक है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु जो है पानी में डुबाई जा रही है तो वह उतना ही, जितना वह डूबेगी वह उतना ही डूबेगी जितना वह लिक्विड को अपने वजन के बराबर ही बाहर करेगी, ठीक है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है ना, सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है कौन सा सिद्धांत। ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक प्रभाव, ऑप्शन सी बी प्रकाश गति प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। फोटोवोल्टिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोवोल्टिक सेल अवशोषित प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं उन्हें अवशोषित करती है, उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यह प्रणाली जीरो कार्बन उत्सर्जित के सिद्धांत पर कार्य करती है और पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कौन सी प्रक्रिया जो है कार्य करती है, वो करती है कौन सी, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और जो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आजकल जो है सोलर एनर्जी का सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और जो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, इन सब को जो है वो कम किया जा रहा है, ठीक है। तो आजकल सोलर एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्थैतिक अपेक्षित अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र, ठीक है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी दृश्य प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, ईएसपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यह एक फिल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बल का उपयोग करके बहने वाली अपशिष्ट गैस अथवा वायु से धुआं और धूल के महीन कण को हटाता है, ठीक है। ये हमें मतलब वायुमंडल को समझ लो एकदम क्लीन कर देता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर अपशिष्ट गैसों के हानिकारक कणों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे जब हमारी वायु एनर्जी से, जो पवन ऊर्जा से हमारी बिजली बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से महीन महीन जो कण होते हैं वायु में मौजूद होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए जाते हैं, जिससे क्या है कि जो वायु हमारी है वो प्रदूषित नहीं रहती है और हमें जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा हो रहा है, ये सब बीमारियां वगैरह होती हैं, इनसे बचाने में काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए मिनिएचर करंट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मिनी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीबी का पूर्ण रूप जो होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हिंदी में इसे लघु परिपथ वियोजक कहते हैं। यह एक सिंगल पोल स्विच की आकृति वाला लघु सर्किट ब्रेकर है। इसकी विशेषता यह होती है कि किसी तरह के ओवरलोड
या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देता है, यानी ऑफ कर देता है। और इससे क्या होता है, एमसीवी से पहले सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग होता है। क्या होता है कि हम लोग घरेलू जो लाइन सप्लाई देते हैं उसमें एमसीवी लगाते हैं, और एमसीवी में हम एक फ्यूज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे घर में ओवरलोडिंग या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है और एमसीवी डाउन हो जाती है और या ट्रिप कर जाती है, ठीक है। तो उससे घर की सप्लाई कट जाती है और जो भी हम लोग डिवाइस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब होने से बच जाती है, और हमारी जो सप्लाई है वो भी ब्रेक डाउन नहीं होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए एस के मित्रा, ऑप्शन बी सी वी रमन, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष इसे एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय विक्रम साराभाई ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? ऊर्जा कन्वर्टर वो होते हैं जो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में मतलब एनर्जी को एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए सोलर पैनल, ऑप्शन बी स्टीम इंजन, ऑप्शन सी सादा गिलास, ऑप्शन डी बिजली, ठीक है। तो सारे ये सादा गिलास एक ऐसा है जो किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है, बाकी सभी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। एक ऊष्मा कुचालक पदार्थ तथा कांच जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग घरेलू सामान के रूप में और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। ये क्या होते हैं, कांच जो है वो वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है ना, और घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। ये एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। सोलर पैनल क्या होते हैं, वो सौर ऊर्जा को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम इंजन क्या होते हैं, स्टीम एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या डीसी डायरेक्ट उसमें विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और बिजली तो होती ही है, ठीक है, करंट ही होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए होलोग्राफी, ऑप्शन बी सोनोग्राफी, ऑप्शन सी रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को होलोग्राफी कहते हैं। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु से जो प्रकाश निकलता है उसको रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है, एक इमेज में बनाया जाता है, जिससे उस वस्तु के रिकॉर्डिंग के माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है, ठीक है। जैसी स्थिति है आपकी उस प्रकाश से एक पुनर्निर्मित करके एक छवि बनाई जाती है जो छवि आपकी है, ठीक है। वो रेडिएशन के माध्यम से मतलब लेज़र के माध्यम से होती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं होलोग्राफी, ठीक है। इसका आविष्कार हंगरी के भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट जो थे वो कौन थे, डेनिस गैबर ने 1947 में किया था, ठीक है। लेज़र का आविष्कार किसने किया था, वो होलोग्राफी का आविष्कार किया था वैज्ञानिक जो थे कौन, डेनिस गैबर ने 1947 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई का संक्षिप्त रूप, ठीक है। एमआरआई का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए मेडिकल रिसर्च सूचना, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी मीडिया रिसर्च सूचना, ऑप्शन डी मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। तो एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। इसके द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद यानी टोमोग्राफी एमआरटी भी कहते हैं, ठीक है। रेमंड व दमदियन रेमंड वी दमदियन ने प्रथम बार एमआरआई का प्रयोग 1977 में किया था। इन्हें एमआरआई का आविष्कारक माना जाता है। एमआरआई का आविष्कार किसने किया था, रेमंड वी दमदियन ने, ठीक है। उन्होंने कब किया, 1977 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन बी परमाणु एनर्जी, ऑप्शन सी जीवाश्म यानी फॉसिल ऊर्जा एनर्जी, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी की सतह के नीचे की गर्मी को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी की गहराइयों के तप्त स्थल, जो भूपर पट्टी हम जो हमारी सतह है पृथ्वी की, उसको भूपर पट्टी कहते हैं। उसकी गहराइयों में जो गर्मी होती है वो क्यों कैसे होती है, तप्त स्थल और भूमिगत जल के संपर्क में आने से बनी भाप को विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है वो पानी है। ठीक है। पानी और पृथ्वी की सतह के बीच में जो ऊर्जा बनती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, और उस भूतापीय ऊर्जा को हम लोग विद्युत बनाने में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा को गोलिकाओं के आकार यानी ग्लूबुल ग्लोबुलस ग्लोबुलस ग्लोबुल्स साइज को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन बी चुराइजेशन, ऑप्शन बी होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन डी फोर्टिफिकेशन। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, होमोनाइजेशन। ठीक है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा गोलिकाओं के आकार यानी ग्लोबुल्स ग्लोबुल्स साइज को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन द्वारा दूध को ऐसी प्रक्रिया से तैयार करना है जिसमें दूध का फैट छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए ताकि वो उबल कर गिरे नहीं और फटे भी नहीं, और ग्राहक को समान रूप से बटा हुआ दूध प्राप्त हो सके। जो दूध बनता है वो बनता है होमोजेनाइजेशन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है। और वो क्या होती है कि हवा में जो नमी होती है, वो हवा में नमी कम हो जाती है उस समय, और वो हवा जो होती है वो शुष्क हो जाती है। शुष्क जो होती है हमारी बॉडी के नमी को, शुष्क हवा हमारी बॉडी की नमी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेलक्स डेलकवेशंस, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शंस, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। अब तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेलकवेशंस जो हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। किसी दिए हुए ताप पर वायु किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए अनावश्यक जलवाष्प के मात्रा की अनुपात को अपेक्षित यानी आर्द्रता को कहते हैं। ठीक है। इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। कैपिलर एक्शन जो होता है वो कहते हैं किसको? मृदा से होकर पानी का प्रवाह को कैपिलर एक्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कहते हैं नमी का अवशोषण। ऑस्मोसिस कहते हैं परासरण, यानी दो सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ऑप्शन बी ग्लोबल पीस सिस्टम समिट, ऑप्शन सी ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जीपीएस का पूरा नाम जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। ठीक है। यह एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। वर्तमान समय में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। जीपीएस से क्या है कि हम अपनी पृथ्वी पर अपनी एक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ऑप्शन ए सितारों पर, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर, ऑप्शन सी प्रकाश की गति पर, ऑप्शन डी वनस्पति जीवन पर। चंद्रशेखर सीमा जो है लागू होती है वो कहाँ पे होती है? सितारों पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों से होता है। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनके अध्ययन के लिए विलियम ए फाउलर के संयुक्त रूप से सन 1983 में भारत भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1983 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर
सिग्नल ऊर्जा को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, ठीक है, यानी ऊर्जा के रूप को ट्रांसफ़र कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन डी रिपीटर। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का काम करता है। कौन सा? ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को समान वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार यानी ग्लोबल्स साइज को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको समझा चुके हैं, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ये होमोजेनाइजेशन जो होता है वो दूध को जैसे बनाने में जो आर्टिफिशियल दूध बनता है उसमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल की खबरों में क्यों था, ठीक है। लेजर इंटरफेरोमीटर ये क्या है कि इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, ऑप्शन बी हीरे से भरे सितारों की खोज के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, ऑप्शन डी बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी भौतिकी का एक विशाल प्रयोग है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का सीधे पता लगाना है। यह MIT, कॉलटेक तथा बहुत से अन्य संस्थानों की सम्मिलित परियोजना है। यह अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF द्वारा प्रायोजित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर सिग्नल, ठीक है, को एक दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या है कि एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर यह सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, ठीक है। तो इसको हम बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को कम करने में हेलमेट जो है वो किसको कम करने में सहायक होता है। देखो आमतौर पे हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो एक्सीडेंट जब वगैरह होता है तो हेलमेट किस लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कार्यरत वेग, ऑप्शन डी टक्कर की संभावना। देखो मोटरसाइकिल, ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है वो आवेग को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। आवेग टक्करों के विश्लेषण में अहम है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इसके कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा बल अधिक समय तक लगाकर अथवा एक बड़ा बल कम समय तक लगाकर बराबर मात्रा में संवेग परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा जब कोई बड़ा परिवर्तन अत्यल्प जो है समय में घटित होता है, जैसे क्रिकेट की गेंद पर बल्ले का बल, ठीक है, उस स्थिति में आवेग की बात की जाती है। क्या कहते हैं कि आवेग जो होता है वो कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, जैसे मतलब फोर्स जो है एकदम से अत्यल्प समय में लगाया और वो ज़्यादा स्पीड में पड़ा तो आवेग को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जो हेलमेट होता है वो क्या करता है कि एकदम से अचानक कुछ सेकंडों की घटना होती है और आप जैसे ही ज़मीन पे गिरे या आपका सर कहीं पे टकराया तो हेलमेट जो है वो आवेग को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इससे हमारी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो जब भी आप वाहन चलाएं या कोई क्रिकेट वगैरह खेलें तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा संग्राहकों यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता में क्या प्राप्त होता है। जो कलेक्टर होते हैं सौर ऊर्जा में उनमें क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए समतल प्लेट संग्राहक, ऑप्शन बी लाइन फोकसिंग संग्राहक, ऑप्शन सी पैराबोलाइड डिश संग्राहक, ऑप्शन डी शून्यकृत ट्यूब संग्राहक। तो सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता में क्या होता है, पैराबोलाइड डिश संग्राहकों में प्राप्त होती है। अधिकतम जो ऊर्जा है वो पैराबोलाइड डिश संग्राहक में प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक पैराबोलाइड डिश संग्राहक एक बड़े डिश की तरह दिखता है, लेकिन इसमें दर्पण जैसे परावर्तक और फोकल दूरी पर एक अवशोषक होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है। पैराबोलाइड डिश सिस्टम रिसीवर पर 1000 डिग्री से ऊपर प्राप्त कर लेता है और इसमें सौर ऊर्जा को लघु विद्युत क्षमता सीमा में बिजली में परिवर्तित करने के लिए उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए संभव हो जाता है। क्या होता है कि 1000 डिग्री तक ये अवशोषित कर लेता है, फिर क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है।
इससे बिजली बनती रहती है। अगर हमें बैटरी नहीं लगा रहे हैं, हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं सोलर सोलर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में, तो क्या होता है कि फोटोवोल्टिक जो सेल्स होती हैं सोलर पैनल में, वो क्या करती हैं, वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये जो पैराबोलाइट जो डिश संग्राहक होता है वो लगा होता है, उसके अंदर लगा होता है एक अवशोषक जो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो लाइट को डायरेक्ट जो है विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो एक पेड़ पे बंदर बंदर बैठा हुआ है, वो अचानक जमीन पे गिर गया, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, ये कौन सा नियम है? ऑप्शन ए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी केपलर का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति के तीसरा नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक ऊर्जा के रूप से दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, अतः ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। और ऊर्जा क्या आती है, जब बंदर बैठा हुआ है तो स्टैटिक एनर्जी में एकदम से अचानक वो गिर जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक एनर्जी को मतलब एक एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आसंजक बल, ऑप्शन बी ससंजक बल, ऑप्शन सी केशिकत्व, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। देखिए, एक ही पदार्थ के बीच में अगर जो लगेगा वो कहलाता है ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो होता है ससंजक बल। और दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनके बीच में जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? कौन सा रंग जो होता है वो दो रंगों के मिलने से नहीं बना हुआ है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी नीला। ठीक है, तो इसमें जो है नीला रंग ऐसा है जो किसी भी रंगों के संयोजन से, मतलब किसी भी रंगों के मिलन से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग हैं जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? जो कोई भी रंग है उन्हें अगर समान अनुपात में, समान रेशियो में मिलाया जाए तो एक श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद प्रकाश की जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहते हैं। कौन से? लाल, हरे और नीले रंग के रंग को प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। नीला रंग जो है दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नीला रंग कैसा है कि दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कौन से जो मुख्य अंग हैं वो, उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आमाशय और आंतें, ऑप्शन बी यकृत और पित्ताशय, ऑप्शन सी फेफड़े और यकृत, ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। तो हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र अथवा तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र एमआरआई द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हृदय और मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, क्या परिवर्तित करें कि पदार्थ को जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी तापमान। तापमान क्या है? तापमान अगर हम चेंज करेंगे तो किसी भी वस्तु की जो मूल रूप है उसमें चेंजमेंट आ जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है, जिससे एक अवस्था ऐसी आती है
जिसमें ठोस के अणुओं का आयाम इतना अधिक हो जाता है कि वे अपनी स्थितियां छोड़ने लगते हैं, ठीक है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ ठोस पदार्थ के भीतर गति करने लगते हैं, और इसी को ठोसों का गलना या द्रव अवस्था में बदलना कहते हैं, ठीक है। एक जब लिक्विड जो ठोस है, कोई सॉलिड है, उसको अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, उसको टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ेंगे रखेंगे, तो वो क्या है कि उसके बीच में जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट में आ जाएंगे, और क्या होंगे कि उनमें जो आकर्षण बल होगा वो छोड़ देगा, तो वो जो है लिक्विड में बदलने लगते हैं, ठीक है। गलते समय ठोस पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा अणुओं को उनकी स्थितियों से हटाने में व्यय हो जाती है। अब ऊष्मा जो है वो ठोस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं करती, उसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं है, अतः गलते समय ठोस का तापमान नहीं बदलता, और यही तापमान ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अतः पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करने के लिए करके उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी पदार्थ को अगर आप जो है तापमान में वृद्धि करेंगे तो वो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो तापमान में सिर्फ वृद्धि करोगे तो उसका आकार और जो भी है वो बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ये करंट का भी एक क्वेश्चन है और ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, प्रोटीन रेजिस्टेंट और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच का लिंक। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ऑप्शन सी, केरल में 4 नई मछलियों की प्रजातियां। ऑप्शन डी, भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक यानी एल्गी प्रजातियां, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता यानी जो रिलेटिविटी का वो दिया था सिद्धांत, ठीक है, रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी 2016 को लीगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने यानी जो रिसर्चर थे उन्होंने 2 ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। जो ब्लैक होल्स का कोलिजन हुआ था, ठीक है, 2016 में, उसमें क्या था कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था, किसमें, नई खोज है ये, ठीक है, 2016 के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स में आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में या कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी के लिए फ़िज़िक्स में जितना मैंने पढ़ाया है उतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया था जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है, और जनरल साइंस में सारी तैयारी आपको करा देंगे हम, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।